संसदीय समिति के सदस्यगण और आईएएस ट्रेनी बहनों और भाइयों, मित्रों, सभी लोगों ने कुछ कुछ बातें कही हैं। मैं भी दो चार बातें कहना चाहूँगा कि एक सफल आईएएस में क्या गुण होना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कॉम्पैशन ये सबसे बड़ा गुण है जो एक सफल आईएएस में होना चाहिए। बाकी टैलेंट कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन चूंकि आप लोगों की सेवा करने के लिए जा रहे हैं और सेवा वही कर सकता है जिसमें गरीबों के प्रति संवेदनशीलता होगी। अगर संवेदनशीलता नहीं होगी तो आपका ये आईएएस, आपका ये टैलेंट कोई काम नहीं आएगा। और इसलिए मैंने अपने 13 साल के बिहार सरकार में डिप्टी सीएम के नाते काम करते हुए 50 आईएएस को देखा मैंने, लेकिन मैंने देखा वही आईएएस लोकप्रिय, वही सफल है जो गरीबों के बीच घुल मिल सकता है, गरीबों के बीच जा सकता है, उनके बीच रह सकता है, उनके दुख दर्द को अनुभव कर सकता है। और वही अनुभव कर सकता है जिसमें कॉम्पैशन होगा। विवेकानंद जी ने एक बार कहा कि युवा किसको कहेंगे, तो कहा कि अगर रेलवे स्टेशन पर चाय के ठिठुरती ठंड में और एक छोटा बच्चा 10 साल का और लोगों को चाय परोस रहा है, उसको देखकर अगर उसके मन में दर्द न हो कि जिस बच्चे को स्कूल में होना चाहिए था वो बच्चा जो है और रेलवे स्टेशन पर चाय परोस रहा है, तो अगर वो दर्द नहीं है, वो कॉम्पैशन नहीं है, तो आप सफल आईएएस नहीं बन सकते। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि कॉम्पैशन कैसे हम विकसित करें गरीबों के प्रति। दूसरी बात कि हम सर्विस करने आए हैं। सर्विस का मोटिव क्या है? एक घटना मैं उदाहरण देना चाहूँगा। एक मंदिर बन रहा था, एक मजदूर काम कर रहा जो पत्थर तोड़ रहा है, तो किसी ने जाकर पूछा कि तुम क्यों काम कर रहे हो? तो कहा कि मुझे मजदूरी मिलेगी 50 रुपया, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो उसका मोटिव था केवल परिवार का भरण पोषण करना। दूसरे से जाकर पूछा कि तुम क्यों काम कर रहे हो? तो कहा कि ये जो भव्य मंदिर बन रहा है, ये मंदिर पूरा हो जाए, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए मैं इस पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ। तो देखिए, दोनों पत्थर तोड़ रहे हैं, दोनों को उतनी मजदूरी मिलने वाली है, लेकिन एक का मोटिव केवल परिवार का भरण पोषण है। भरण पोषण तो इसके भी परिवार का होगा, लेकिन उसका मोटिव है मंदिर का निर्माण कैसे हो, ये भव्य चीज कैसे बन जाए। तो ये जो स्पिरिट ऑफ सर्विस जिसको कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये स्पिरिट ऑफ सर्विस जो है ये कैसे पैदा हो, ये अगर ध्यान रहेंगे तो काम करने के तरीके में फर्क आ जाएगा। तीसरी बात, जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो दुखी रहते इस बात को लेकर कि जो अधिकारी हैं वो मेरा सम्मान नहीं करते। तो मित्रों, एक बात आप ध्यान रखिए, जिस तरह से आप 10 लाख लोगों के बीच से चुन कर आए हैं, वैसे ही एक एमपी 20 लाख लोगों के बीच में से चुन कर आता है। तो जिससे हम आईएएस क्वालिफाई नहीं कर सकते। यहाँ बैठे लोग, शायद हम लोग आईएएस की परीक्षा में पास नहीं कर पाते, तो आप आईएएस भले ही पास कर गए हो, लेकिन कल आप अगर एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ना हो तो शायद आप जीत कर नहीं आ सकते। तो जो एमएलए एमपी बनते वो साधारण लोग नहीं हैं, भले वो कम पढ़े लिखे होंगे, निरक्षर होंगे, गरीब होंगे, अनपढ़ होंगे, आप जैसे आर्टिकुलेट नहीं होंगे, अंग्रेजी हिंदी में नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन 10 लाख, 5 लाख, 10,000 जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। इस बात को भूलिएगा नहीं आप। और ये बात अगर ध्यान में होगी तो छोटा सा एटिकेट है, हर राज्य सरकार का गाइडलाइन है कि अगर आपसे मिलने के लिए कोई जनप्रतिनिधि आता है तो खड़े होकर उसका सम्मान करना। इतनी छोटी सी चीज़ करने में क्या कठिनाई है? या तो आपका एरोगेंस है या अहंकार है कि मैं आईएएस हूँ, मैं मालिक हूँ जिले का, ये तो धोती पहनकर आया हुआ, गंदा कपड़ा पहना हुआ ये मुखिया, मैं इसके सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? तो उसको जो सम्मान देना है, केवल आप खड़े हो गए तो समझिए उसका काम हुआ कि नहीं हुआ, वो इसी में खुश है कि डीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने और मुझे इज्जत दी। उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुनना और
उसके काम को यथासंभव कानून के तहत अगर संभव हो तो पूरा करने का प्रयास करना। और अगर जाते समय दरवाजे तक छोड़ दिया तो आपका थोड़ा वॉक भी हो गया, उसकी इज्जत भी बढ़ गई। यही 3-4 चीज़ें तो करना है। वो अगर मिलने के लिए अगर आता है, पुर्जा भेजता है, तो बाकी लोगों की तुलना में पहले उसको बुला लेना, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। इसे एक आम शिकायत है राज्यों में से लेकर हर जगह वही शिकायत रहती जनप्रतिनिधियों की कि कलेक्टर साहब मुझसे बात नहीं करते, मेरा टेलीफोन नहीं उठाते, मुझे इज्जत नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते। तो मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करूंगा कि केवल एक बात अगर ध्यान में रही कि ये इलेक्टेड लोग हैं, ये जीत कर आए, चुनाव जीत कर आए, और 5 साल के लिए जीत कर अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद ये जनता के द्वारा हरा दिए जाएंगे। तो इसलिए जो एक प्रोटोकॉल है, जो एटिकेट है जनप्रतिनिधियों के बारे में, उसको अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि और बेहतर और बढ़िया माहौल जो है आप जिस जगह जाएंगे तो वहाँ पर बन सकेगा। और अंतिम बात, मैंने पूछा जब ये भोजन पर था मैं कि कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई, तो लगभग 90% लोगों की शादी नहीं हुई है। तो आज न कल शादी होगी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद। तो मेरा एक आग्रह कि आप केवल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, आप सोशल रिफॉर्मर भी हैं, आप समाज सुधारक भी हैं। आप अगर समाज के सामने कोई एक नज़ीर पेश करेंगे तो समाज उसको फॉलो करता, उसको देखता है। तो यथासंभव कोशिश कीजिए। हम जाति व्यवस्था के खिलाफ में तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो अपनी जाति में लड़की खोजते हैं। तो यथासंभव इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इंटर जो क्षेत्र हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि बिना दहेज की शादी करना। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा ताली बजी इसी में, लेकिन कल जब मौका आएगा तो पता नहीं कितने लोगों, चूँकि मैं देखता हूँ कि 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़, मेरा बेटा IAS है और से IAS बन गया तो उसका बाजार के अंदर भाव बढ़ गया। तो समाज के अंदर नज़ीर पेश करना। तो यहाँ बैठे लड़का या लड़की जो भी हो, जो आपस में शादी कर लेंगे उनकी बात तो अलग है, वहाँ तो कोई तिलक दहेज की बात नहीं है। लेकिन जो अरेंज्ड मैरिज है, एक तय कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे माता पिता नाराज हो जाए, लेकिन मैं बिना तिलक दहेज के सादगी के साथ और विवाह करूंगा। तो मित्रों, हम लोग तो लीडर लोग हैं, नेता लोग हैं, लंबे लंबे भाषण करने वाले लोग हैं, और इतनी नसीहत आपको दे दिया कि पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कमेटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं।